नमस्कार, राम राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, नई शुरुआत के साथ कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी 500 महत्वपूर्ण प्रश्न की ये क्लास नंबर 1 होने वाली है। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ हम आज इस वीडियो के थ्रू स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ के साथ में हमारे चैनल पे कंप्यूटर के सिलेबस के हिसाब से कंप्यूटर के सिलेबस की क्लासेस तो चल ही रही हैं, वो इसके पैरेलल चलती रहेगी। और साथ में आज इस नई सीरीज़ के साथ में हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्न की शुरुआत करेंगे। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरा दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो इंडिया लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, अगर उसके अंदर कंप्यूटर सिलेबस के अंदर दिया हुआ है और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, नई शुरुआत के साथ कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी की पहली क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से एक वेब ब्राउज़र है, यानी कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इनमें से पूछा गया है कि एक वेब ब्राउज़र का नाम बताइए, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र होता है। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है दोस्तों? जब हम इंटरनेट चलाते हैं, एक वेब एप्लीकेशन को हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं। जैसे कि मोबाइल के अंदर हम इंटरनेट किस में चलाते हैं? ज़्यादातर गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र के अंदर चलाते हैं। तो गूगल क्रोम और यूसी ब्राउज़र क्या है? एक वेब एप्लीकेशन है, एक वेब ब्राउज़र है जिसके अंदर हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या नेट सर्फिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर हम गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र के अंदर इंटरनेट ज़्यादातर चलाते हैं। तो वेब ब्राउज़र एक वेब एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर इंटरनेट को या वर्ल्ड वाइड वेब की सर्विसेज को एक्सेस किया जा सकता है। तो चारों ऑप्शन के अंदर जो पहला ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब एक www की सर्विस होती है। वेब क्रॉलर एक टूल होता है सर्च इंजन का, गूगल का या किसी भी सर्च इंजन का। लॉन्चर भी एक इंटरनेट की सर्विस होती है। इसलिए वेब ब्राउज़र का जो करेक्ट आंसर है पहले क्वेश्चन का वो है नेटस्केप नेविगेटर। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डॉट नेट किस कंपनी का उत्पाद है, यानी कि किस कंपनी ने डॉट नेट को बनाया था या किस कंपनी का प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर है। तो डॉट नेट हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि डॉट नेट क्या होता है। डॉट नेट दोस्तों एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जाती है और सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। तो नीचे 4 कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, सन, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब। तो डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाई थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वेब मानक कौन बनाता है? यानी कि नीचे कुछ कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर सी गूगल, ऑप्शन नंबर डी मोजिला। वेब मानक कौन बनाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मोजिला ये सारे कंपनीज़ के नाम हैं दोस्तों। द वर्ल्ड वाइड वेब या द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जो कि इंटरनेट की सर्विसेज अपने अंडर रखता है और उनकी देखरेख करता है। तो वेब मानक कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक बड़े समूह को एक ही समय में ईमेल भेजने के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग हो सकता है। नीचे कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ एप्लीकेशंस या कुछ सर्विसेज के नाम दिए गए हैं। इसमें से पूछा गया है कि अगर हम एक बहुत बड़े समूह को, काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक ही समय में ईमेल भेजते हैं तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो सकता है? लिस्ट सर्व, ग्रुप, एलिसिस, मेल सर्वर। मेल सर्वर, एलिसिस, ग्रुप वगैरह ये किसी सॉफ्टवेयर के नाम नहीं लग रहे हैं, ये किसी न किसी सर्विसेज के नाम लग रहे हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी है मेल सर्वर, ये एक जीमेल सर्वर की सर्विस का नेम है, एक मेल के सर्वर का नेम है कि वो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। लेकिन लिस्ट सर्व जो है ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसको एक ही समय में काफ़ी बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन हो जाएगा, लिस्ट सर्व। लिस्ट सर्व सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम काफ़ी
बड़े समूह को एक ही समय में ईमेल भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंटरनेट क्या है, यानी कि इंटरनेट की परिभाषा पूछी गई है। इंटरनेट डैश है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है एक स्थानीय कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी वेब नेटवर्क, कंप्यूटरों का एक परस्पर नेटवर्क, और ऑप्शन नंबर डी के अंदर बी और सी ऑप्शन को जोड़ के लिखा गया है कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी वेब परस्पर नेटवर्क जो कि आपस में संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। यानी कि इंटरनेट एक विश्वव्यापी वेब परस्पर नेटवर्क तो है ही है, और साथ में क्या है, ये संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी वेब परस्पर नेटवर्क जो कि आपस में संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइपरलिंक क्या है। हाइपरलिंक के बारे में पूछा गया है। अब लिंक क्या होता है, यानी कि जुड़ना या जोड़ना। हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है दोस्तों, जब भी वेब डेवलपर वेबसाइट डेवलप करता है और उस वेबसाइट के अंदर वेब पेज बनाता है, तो उस वेब पेज के अंदर ग्राफिक्स यानी इमेज या टेक्स्ट के कुछ लिंक बनाता है और उनके साथ में दूसरे वेब पेज को कनेक्ट कर देता है, उसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। यानी कि हाइपरलिंक किसी अदर डॉक्यूमेंट को किसी वेब पेज के अंदर टेक्स्ट या ग्राफिक यानी इमेज की हेल्प से जोड़ना। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, केवल टेक्स्ट का प्रयोग कर सकता है, केवल ग्राफिक का प्रयोग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो रॉन्ग हो गए हैं, टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों का प्रयोग करता है। ये ग्राफिक्स या टेक्स्ट में से किसी एक का प्रयोग कर सकता है, वेब पेजेस पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल रॉन्ग हो ही गया, क्योंकि हाइपरलिंक वेब पेज के ऊपर प्रयोग में तो लाया जाता है, ये कह रहा है कि नहीं लाया जा सकता। और ऊपर ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि टेक्स्ट प्रयोग कर सकता है, केवल ग्राफिक प्रयोग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राफिक्स या टेक्स्ट में से किसी एक का प्रयोग हाइपरलिंक में किया जा सकता है। तो यानी कि ये दोनों का प्रयोग कर सकता है। कोई भी एक लिंक बना रहे हैं, उसमें इमेज से भी बना सकते हैं या फिर उसको टेक्स्ट में से भी बना सकते हैं। किसी एक चीज़ को हम प्रयोग में ले सकते हैं हाइपरलिंक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे कहते हैं, यानी कि जो ढांचा बनता है जब हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़ देते हैं और जो ढांचा बनता है उसको संरचना बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं, उस संरचना को क्या कहेंगे, लैन कहेंगे, टोपोलॉजी कहेंगे, स्टार नेटवर्क कहेंगे, मैन कहेंगे। तो टोपोलॉजी की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो दोस्तों, जो भी कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं किसी भी प्रकार के ढांचे में, जो नक्शा बनता है, जो संरचना बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है। इंटरनेट जैसे कि हम पढ़ते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ जो नेटवर्क है उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो लैन है, वैन है, मैन है या फिर कैन है। तो वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा, उसमें बताया हुआ था कि जब हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो जो संरचना बनती है उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। और टोपोलॉजी के अंदर सभी कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको नोड बोला जाता है। और एक मेन मुख्य कंप्यूटर होता है, उसके साथ में सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। और ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसके अंदर मुख्य नोड जो है उसके फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। तो टोपोलॉजी के नाम सभी है, ट्री, बस, स्टार, रिंग, ये सारी चारों की चारों क्या है, टोपोलॉजी है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर एक मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, एक ट्री की तरह होती है। जैसे कि पहला कंप्यूटर यहाँ पे हो गया, इसके साथ में दो कंप्यूटर जुड़ गए यहाँ पे, आगे फिर दो कंप्यूटर जुड़ गए, ऐसे ट्री की तरह ये चलती रहती है। यानी एक पेड़ के तने के ऊपर शाखाएं
होती है उस प्रकार ट्री टोपोलॉजी चलती है। बस टोपोलॉजी क्या होती है, एक लाइन के अंदर एक वायर के साथ में अलग अलग कंप्यूटर ऐसे जुड़े हुए होते हैं तो वो काम करते हैं। स्टार टोपोलॉजी कैसे होती है, तारे की तरह होती है, स्टार की तरह होती है। एक बीच के अंदर नोड होता है मुख्य मेन, और उसके चारों ओर अलग अलग नोड होते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर होगा। ये कौन सी टोपोलॉजी होगी, स्टार टोपोलॉजी होगी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, एक गोल गोल सर्कल होता है, उसके चारों ओर ऐसे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। तो यानी कि इन टोपोलॉजी को मैंने आपको बता दिया। इन टोपोलॉजी के अंदर आप सोच के देखो दोस्तों कि अगर ये वाली जो टोपोलॉजी है जो हमने स्टार टोपोलॉजी डिस्कस की थी, इसके अंदर अगर ये मुख्य नोड बीच वाला फेल हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए ये वाला कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के पास डेटा भेजना है तो वो किसके पास भेजेगा, यहाँ से डेटा पहले मेन मुख्य कंप्यूटर के पास आएगा और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। अब ये मेन मुख्य कंप्यूटर है यानी कि ये मेन नोड है, अगर ये ही फेल हो जाएगा तो क्या ये कंप्यूटर यहाँ से यहाँ डेटा भेज सकता है, नहीं भेज सकता ना। इसलिए स्टार टोपोलॉजी इसका आंसर होगा, क्योंकि इस टोपोलॉजी के अंदर मेन मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है स्टार टोपोलॉजी, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है। अगला क्वेश्चन भी लगातार टोपोलॉजी के बारे में ही है। इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं बस टोपोलॉजी, स्टैट टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। तो सबसे ज़्यादा विश्वास करने योग्य और सबसे ज़्यादा प्रचलन में प्रचलित टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बस टोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा ईमेल पता सही है। अब हम किसी भी ईमेल सर्वर के ऊपर दोस्तों ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो वो ईमेल आईडी बनाते हैं, तो वो ईमेल सर्वर हमें एक ईमेल एड्रेस या ईमेल पता देता है हमारा। तो इनमें से हमें देखना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ईमेल एड्रेस सही है या गलत है। तो सबसे पहले क्या होता है, ईमेल एड्रेस जब भी हमें मिलता है तो उसमें सबसे पहले हमें हमारा नेम आता है, नेम के बाद में @ सिंबल आता है जो कि सेपरेट करता है, उसके बाद में वेबसाइट या मेल सर्वर का नेम आता है। तो हम ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। देखो पहले surjit.gmail@, यानी कि इस @ के बाद में कोई भी मेल सर्वर का नाम नहीं लिखा हुआ है। john@bhopal.cmm, अब cmm कोई एक्सटेंशन नेम ही नहीं होता। अगला ऑप्शन है rahim@hotmail.com, डॉट कोमा भी कोई एक्सटेंशन नेम नहीं होता। इन दोनों ऑप्शन के अंदर एक्सटेंशन नेम जो है वो रॉन्ग है, और यहाँ पे आपका ईमेल सर्वर @ के बाद में दिया हुआ ही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ram@yahoo.co.in करेक्ट ईमेल पता है या ईमेल एड्रेस है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ram@yahoo.co.in हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एनिमेशन क्या है। एनिमेशन क्या है, एक फाइल फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट का अपीयरेंट मूवमेंट है, एक कार्टून है, पिक्चर का कलेक्शन है। एनिमेशन क्या है, एक मूवमेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी इमेज है, टेक्स्ट है या कोई कार्टून है, उनको मूव करवाना। जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर देखते हैं दोस्तों, मैसेज भेजते हैं, हम इमेजेस भेजते हैं, तो कुछ इमेजेस ऐसे भेजते हैं उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट मूव करते हुए नज़र आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम कि वो एनिमेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑब्जेक्ट का अपीयरेंट मूवमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस चेंज होना, मूवमेंट करते रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है, यानी कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वेव, ये भी एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, MP3 भी है, BMA नहीं है, JPG नहीं है, ये अलग फाइल फॉर्मेट है, जैसे कि JPG इमेज का फाइल फॉर्मेट है। तो यहाँ पे ऑडियो फाइल फॉर्मेट सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा MP3 ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। MP3 सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट के अंदर काउंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मल्टीमीडिया कौन से 3 मुख्य क्षेत्रों में उपयोग होता है। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं
और पूछा गया है कि 3 बड़े क्षेत्रों में, मुख्य क्षेत्रों में बताइए कि मल्टीमीडिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन में यानी शिक्षा में, टेलीविज़न पे एंड रेडियो पे। ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, टेलीविज़न, मूवीज़ एंड न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, मूवीज़ एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं दोस्तों। एजुकेशन में तो होता है इस्तेमाल, टीवी पे होता तो है बट ये एंटरटेनमेंट में काउंट हो जाता है। रेडियो, ये दोनों एक ही कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। बट मल्टीमीडिया के अंदर क्या है, मल्टीमीडिया के अंदर वीडियो, ऑडियो, इमेज, ग्राफिक्स सब कुछ आता है। तो रेडियो पे तो सिर्फ ऑडियो आता है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। आगे है एजुकेशन, एजुकेशन में बिल्कुल होता है। इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अंदर बिल्कुल होता है। एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन में बिल्कुल होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और डी में टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर यहाँ पे नहीं है मल्टीमीडिया का ऑप्शन। यहाँ पे टेलीविज़न और मूवीज़ दोनों एक ही कैटेगरी के ऑप्शन आ गए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, MS पावर पॉइंट के बारे में एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। MS पावर पॉइंट के किस मेन्यू में टू कंटेंट ऑप्शन उपलब्ध होता है। यानी कि MS पावर पॉइंट की जो मेन्यू विंडो होती है, टैब विंडो होती है, स्टैंडर्ड टूल बार है, उनसे रिलेटेड ये ऑप्शन पूछा गया है कि MS पावर पॉइंट में जब हम काम करते हैं उस MS पावर पॉइंट के किस मेन्यू के अंदर टू कंटेंट ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो होम टैब के अंदर एक न्यू स्लाइड ऑप्शन होता है। उस न्यू स्लाइड ऑप्शन के ड्रॉप डाउन बटन पे जब हम क्लिक करते हैं उसके अंदर टू कंटेंट की एक स्लाइड ऐड करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे ये टू कंटेंट ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों। एनिमेशन भी MS पावर पॉइंट से रिलेटेड है, व्यू भी MS पावर पॉइंट से रिलेटेड है, डेटा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बट डेटा इससे रिलेटेड नहीं है। बट न्यू स्लाइड है, इसके अंदर टू कंटेंट का ऑप्शन हमें अवेलेबल मिल जाएगा, हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए न्यू स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में निम्न में से कौन से ऑप्शन नहीं है। ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन यानी कि यहाँ पे PPT की बात करी है, पावर पॉइंट की बात करी है। ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। आउटलाइन बिल्कुल होता है, नोट्स होते हैं, स्लाइड शोल्डर होता है, बट डेटा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आउटलाइन, स्लाइड शोल्डर, नोट्स, ये सारे ऑप्शन हमें पावर पॉइंट के अंदर ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन के अंदर मिल जाएंगे अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, बट डेटा ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। डैश एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है। नीचे कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम दिए गए हैं, और इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या भाषा नहीं है। HTML, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये दोनों स्क्रिप्टिंग भाषा होती है। पोस्ट स्क्रिप्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होती है। जावास्क्रिप्ट भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। पोस्ट स्क्रिप्ट कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी फाइल के अवयवों को कॉपी करने के लिए या कॉपी करने का शॉर्टकट बटन क्या है। शॉर्टकट की पूछी गई है दोस्तों, Ctrl+P, Ctrl+V, Ctrl+K, Ctrl+C। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड के अंदर कोई भी फाइल है, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे टेक्स्ट है, इमेज है, या कोई वीडियो है, या कोई ग्राफिक्स है, उनको कॉपी करने का शॉर्टकट बटन क्या होता है। तो कंट्रोल तो सभी के साथ में होता ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+C, ऑप्शन नंबर डी। Ctrl+C की हेल्प से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उसकी फाइल के अंदर कोई भी अवयव है, ग्राफिक्स है, कोई टेक्स्ट है, उसको हम कॉपी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से फाइंड एंड रिप्लेस के लिए सही क्रम क्या है। यानी कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में बताया गया है कि फाइंड एंड रिप्लेस एक कमांड होती है जो कि आपको MS वर्ड में दोस्तों मिल जाएगी। उस फाइंड एंड रिप्लेस कमांड तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप
इनमें से सही क्रम क्या है। तो ये अकॉर्डिंग टू MS वर्ड 2003 वर्जन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, क्योंकि एडिट मेन्यू उसी के अंदर होता था दोस्तों। तो एडिट मेन्यू तो सभी में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, हर ऑप्शन में एडिट फाइंड रिप्लेस, एडिट फाइल फाइंड रिप्लेस, एडिट सेव फाइंड रिप्लेस, एडिट सर्च रिप्लेस। यानी कि इसमें बताया गया कि पहले एडिट मेन्यू में जाएं, फिर फाइंड पे क्लिक करें, फिर रिप्लेस पे क्लिक करें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट आंसर है। एडिट मेन्यू में जाना पड़ेगा, फिर फाइंड पे, फिर रिप्लेस में। बाकी ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग ऑप्शंस हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एडिट फाइंड रिप्लेस करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से पेज लेआउट कैप्शन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जिक्र किया गया है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, टेबल। पूछा गया है कि पेज लेआउट कैप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन नहीं है। पेज लेआउट कैप्शन या पेज लेआउट एक टैब होती है, उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं नीचे, इनमें से कौन सा नहीं है। तो पेज लेआउट टैब या पेज लेआउट कैप्शन के अंदर दोस्तों मार्जिन भी होता है, ओरिएंटेशन भी होता है और साइज भी होता है, लेकिन टेबल का ऑप्शन इसका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की या शॉर्टकट बटन ओपन ऑफिस में क्या है। ओपन ऑफिस भी MS वर्ड की तरह ही होता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये कह रहा है कि ओपन ऑफिस के अंदर सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट बटन बताइए। सभी पूरे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का इस्तेमाल होता है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल +A से हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल +X ये एक शॉर्टकट की है। ओपन ऑफिस वर्कशीट में किसका शॉर्टकट बटन है। यानी कि कंट्रोल +X अगर हम करते हैं ओपन ऑफिस वर्कशीट यानी MS एक्सेल के अंदर, तो ये किसका शॉर्टकट बटन है। शॉर्टकट के आगे कट लगा हुआ है, इसी का ये क्या है, शॉर्टकट है। कंट्रोल +X करने से क्या होगा, कट होता है दोस्तों, कॉपी भी नहीं होता, सेलेक्ट भी नहीं होता, डिलीट भी नहीं होता। कंट्रोल +X अगर हम करते हैं तो ये एक कट कमांड के लिए शॉर्टकट बटन होता है या शॉर्टकट की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किसी फाइल की या किसी फाइल को पेन ड्राइव में भेजने के लिए ओपन ऑफिस में निम्न में से क्या कर सकते हैं। कोई फाइल है वो ओपन ऑफिस के अंदर हमने तैयार की है, उसको पेन ड्राइव में भेजना है यानी पेन ड्राइव में सेव करना है। उसके लिए हमें क्या स्टेप उठाना है। नीचे 4 स्टेप दिए गए हैं अलग अलग। फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे पेन ड्राइव में, क्योंकि वो फाइल पहले से कहीं सेव कर रखी होगी तो सीधा सेव पे हम क्लिक करेंगे तो वो वही सेव हो जाएगी, पेन ड्राइव में सेव नहीं होएगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी, फाइल में जाएंगे, पहले से फाइल कहीं सेव है, सेव एज पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। फिर पेन ड्राइव को लोकेट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर फाइल का नेम डालेंगे एंड सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट आंसर है। फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में पेन ड्राइव को लोकेट करेंगे, फिर फाइल का नेम डालेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस हमारे क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने MS ऑफिस 2000 को विकसित किया। तो MS ऑफिस के बारे में अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का नाम आना चाहिए, क्योंकि MS ऑफिस को किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, चाहे उसका कोई भी वर्जन हो। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किस कंपनी के बारे में पूछा गया है। नीचे 4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। MS ऑफिस 2000 को विकसित किया था। अब MS ऑफिस, MS का नाम ही क्या है, फुल फॉर्म ही क्या है, M फॉर माइक्रो, S फॉर सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी वर्जन है वो सारे के सारे किसने बनाए थे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन
स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। ऑफिस सूट के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है। MS एक्सेस डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसर तो MS वर्ड हो गया, ये ऑप्शन तो है, स्टैंडर्ड ऑफिस का हिस्सा है। डेटाबेस MS एक्सेस हो गया। फाइल मैनेजर भी आपका MS एक्सेस के अंदर ही आता है, और आउटलुक वगैरह आता है। तो जो इमेज एडिटर है ये स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमेज एडिटर स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। MS वर्ड में नए पैराग्राफ को प्रारंभ करने हेतु कौन सी की दबाई जाती है या कौन सा बटन दबाया जाता है। MS वर्ड अगर आपने यूज किया है, उसमें अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हो, उसके बाद में दूसरा नया पैराग्राफ प्रारंभ करते हो, और वो पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए आप सीधा एंटर की कीबोर्ड के अंदर दबाते हो, क्योंकि जब लाइन ख़त्म हो जाती है दोस्तों, लाइन ख़त्म होने के बाद में हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं ताकि हम अगली लाइन के अंदर चले जाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटर की। B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। MS वर्ड के अंदर कोई भी नया पैरा या पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए हम एंटर बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही चुनाव है, यानी कि कोई फाइल है या कोई फोल्डर है, उसका नाम हम बदलना चाहते हैं और उसका सही चुनाव क्या है भी। न्यू पे क्लिक करेंगे, रीडॉक होगा, एडिट होगा, रीनेम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, रीनेम होगा। रीनेम का इस्तेमाल करके हम किसी फाइल या फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने का या प्रिंट कराने की सही प्रक्रिया क्या है। कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे वो MS वर्ड का है या फिर ओपन ऑफिस का है, तो वो डॉक फाइल होगी या docx फाइल होगी। उसको अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसका मेन सही तरीका इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। ऑप्शन नंबर A, डॉक्यूमेंट खोलो, फाइल प्रिंट, डॉक्यूमेंट खोलो, एडिट प्रिंट, न्यू फाइल प्रिंट, कॉपी ओपन प्रिंट। तो ऑप्शन नंबर C और D तो पहले ही रॉन्ग हो गए। तो न्यू तो कोई मेन्यू है ही नहीं, कॉपी भी कोई मेन्यू नहीं है, ये तो दोनों कमांड है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को खोलना पड़ेगा, उसके बाद में फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा, फिर प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश या खालिस्तान का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, यानी कि पहले के पुराने जो कंप्यूटर थे उसमें प्रोग्रामिंग किसका उपयोग करते हुए की गई थी। असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, स्पेगेटी कोड। यानी कि सबसे पहले जब दुनिया के अंदर कंप्यूटर आए थे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था, वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता था। आज भी किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं, पहले वाले भी आज भी मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करते हैं। अभी बेशक हम प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, बट शुरुआत के जो कंप्यूटर आए थे उनके अंदर जो प्रोग्राम बनाए गए थे वो किस लैंग्वेज में बनाए गए थे, मशीन लैंग्वेज के अंदर बनाए गए थे। इनका प्रयोग किया गया था, मशीन लैंग्वेज की हेल्प से कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर B मशीन लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे पहली प्रोग्रामर दुनिया के अंदर लेडी एडा अगस्ता को माना गया था, जिसने सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की या प्रोग्राम लिखने का श्रेय किसको जाता है, लेडी एडा अगस्ता को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट की गई थी उसमें हाई लेवल लैंग्वेज जो है किस में लिखी गई थी। तो प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। बेसिक लैंग्वेज है, फोर्ट्रान है, लोगो है, कोबोल है। तो फोर्ट्रान एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज कहलाई थी जो कि प्रोग्राम के लिए विकसित की गई थी, डेवलप की गई थी। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हमने टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं।
टोटल 30 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम टोटल 500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के अंदर।